दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष समीक्षा अधिकारी की क्लास लेकर हाजिर हूं। दोस्तों आरओ परीक्षा के लिए समय नजदीक आ चुका है, ऐसे में आपकी तैयारी बेहतर होनी चाहिए। आज हमारा 41वां लेक्चर है, 41 लेक्चर है। इसके पहले के जो लेक्चर हैं दोस्तों उन्हें भी आप एक बार प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट श्रृंखला चल रही है सामान्य अध्ययन की क्लास के लिए, और एक साथ प्री और मेन्स दोनों के सवालों को दोस्तों हम लोग कवर किया जा रहा है, इसलिए यह सीरीज और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है। एक दिन में दोस्तों कुल 15 विषय पर चर्चा होती। 15 विषय अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, और इन सारे विषयों से दोस्तों आपकी परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आपकी तैयारी किस स्तर की हो पाई है। ध्यान दीजिएगा, स्टडी 91 प्रो नाम का एक नया एप्लीकेशन, एक नई वेबसाइट तैयार की गई जो कि टेस्ट सीरीज के लिए बनाई गई दोस्तों। तो अगर आप चाहते हैं एक बेहतर टेस्ट सीरीज की तलाश है आपको कि सर कहां से टेस्ट दिया जाए, तो बहुत कम कीमत पर दोस्तों आपके लिए टेस्ट सीरीज दिया गया है। आप यहां से आकर हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, जहां विस्तार में क्वेश्चन आंसर भी मिल जाएगा, सेक्शनल टेस्ट भी मिल जाएगा, करंट अफेयर के टेस्ट मिल जाएंगे, पूरे के पूरे सोल्यूशन के साथ मिल जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों हमारे पास एक किताबें थी, अब तो जीएस वाली किताब समाप्त हो चुकी है, तो अभी भी दोस्तों हिंदी वाली किताब बची है। अगर आपने नहीं लिया है तो एक बार ले लीजिए जाकर के, ठीक है। मैं कई दिन से आपसे कह रहा था, हो सकता है कि आपको जानकारी ना हो, तो आप हमारे वेबसाइट एप्लीकेशन पर लगातार विजिट करते रहिए। तो स्टार्ट किया जाए आज की क्लास को, सुनिएगा ध्यान से, बहुत शानदार क्लास है और मजेदार भी, ठीक है। प्री परीक्षा 2014 में पूछा गया सवाल है कि द्वार समुद्र, और यह प्राचीन इतिहास का सवाल है, ध्यान दीजिएगा, द्वार समुद्र किस राजवंश की राजधानी थी? यह गंग राजवंश की राजधानी थी, काकतीय वंश की राजधानी थी, या फिर होयसल वंश की थी, या फिर कदम वंश की राजधानी थी? द्वार समुद्र, बताइए किन बच्चों को पता है? अगर आप इतने डिटेल में चीजों को नहीं पढ़ते हैं तो जान लो कि आपके साथ कुछ गलत ही होने वाला है, ठीक है। तो याद रखेगा दोस्तों, यहां होयसल वंश जो आप पढ़ रहे हैं, होयसल वंश की राजधानी कहां थी दोस्तों? याद रखेगा, होयसल वंश की राजधानी कहां थी? द्वार समुद्र। कहां राजधानी थी दोस्तों? द्वार समुद्र, ठीक है, द्वार समुद्र राजधानी थी। एक सवाल और करा दोस्तों कि इसके संस्थापक का नाम क्या था, ये बताइए, ठीक है। तो इसके संस्थापक का नाम था दोस्तों विष्णुवर्धन। क्या बताएंगे? आज आपसे राजधानी पूछा है, कल आपसे संस्थापक भी पूछ सकता है ना, तो याद रखेगा विष्णुवर्धन दोस्तों इस वंश के संस्थापक थे। जैसा कि आप देख रहे हैं प्रश्न में दोस्तों, क्या कदम्ब लिखा हुआ है, तो अगली बार हो सकता है कि आयोग आपसे यह पूछ ले कि भाई कदम्ब वंश की राजधानी क्या थी, या कदम्ब वंश की स्थापना किस शासक ने किया, यह पूछा जा सकता है ना। तो याद रखेगा दोस्तों, कदम्ब वंश की राजधानी वैजंती थी। कहां पर थी दोस्तों? वैजंती। क्या मैं बता रहा हूं दोस्तों? ये मैं आपको बता रहा हूं राजधानी। अच्छा, कई जगह पे दोस्तों वैजंती नाम मिलता है और कई जगह पे एक अलग नाम मिलता है जिसको कहते हैं वनवासी, ठीक है, वनवासी। तो दोनों याद रखेगा, वैजंती और वनवासी दोनों याद रखेंगे। ये किसकी राजधानी थी? ये कदम्ब राजवंश की राजधानी थी। और संस्थापक कौन थे दोस्तों? संस्थापक कौन थे? तो याद रखेगा मयूर वर्मन। कौन नाम है? मयूर शर्मन या वर्मन? तो याद रखेगा वर्मन नहीं, मयूर शर्मन, ठीक है। इसी समय याद किया, मेरे को भी स्किप हो रहा था क्योंकि ज्यादातर राजाओं के नाम में वर्मन शब्द मिलता है, ठीक है। तो मयूर वर्मन, उसी से याद रखेगा मयूर शर्मन, ठीक है। किस वंश के राजधानी, किस वंश के संस्थापक थे? तो याद रखेगा कदम्ब राजवंश, ठीक है। अगला पढ़िए दोस्तों, यहां एक ऑप्शन में दिया दोस्तों गंग राजवंश, ठीक है। तो गंग राजवंश की राजधानी और इसके भी संस्थापक के बारे में पूछ सकता है। तो याद रखेगा गंग राजवंश की राजधानी थी तलवाड़। कहां राजधानी थी दोस्तों? तलवाड़ इसकी राजधानी थी। और इसके संस्थापक कौन थे दोस्तों गंग राजवंश के? तो याद रखेगा कोंगनी वर्मन। क्या नाम है दोस्तों? कोंगनी वर्मन। ध्यान दीजिएगा, यहां वर्मन है और ऊपर मयूर शर्मन पड़ा। एक आखिरी सवाल दोस्तों जो यहां काकतीय राजवंश दे रहा दोस्तों, अभी कुछ समय पहले दोस्तों एक साउथ की मूवी आई थी, क्या नाम था? रुद्रमा देवी, ठीक है। आप कभी दोस्तों, एक साउथ मूवी है, आप जाके देखेगा, साउथ मूवी है दोस्तों, ठीक है, साउथ मूवी है रुद्रमा देवी। जिन बच्चों ने देखा होगा उन्हें पता होगा दोस्तों, रुद्रमा देवी का जो संबंध है दोस्तों वो भी बताया गया है। और काकतीय राजवंश के बारे में दोस्तों आपने बाहुबली में भी नाम सुना होगा। बाहुबली जो मूवी पढ़ा वहां भी दोस्तों काकतीय राजवंश के बारे में सुना होगा, ठीक है। तो याद रखेगा, यहां जो पूछ रहा दोस्तों, याद रखेगा ये काकतीय राजवंश की राजधानी, ये राजधानी थी दोस्तों वारंगल। कहां राजधानी थी दोस्तों? वारंगल इसकी राजधानी थी। और इसके संस्थापक कौन थे? तो ऐसे तो माना जाता है बेत प्रथम को। किसे माना जाता है दोस्तों? बेत प्रथम को
क्या माना जाता है? काकतीय राजवंश का बेत, बिल्कुल सही लिखा, बेत या बेट प्रथम को क्या माना जाता है? काकतीय राजवंश का संस्थापक माना जाता है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि इस तरह से सवाल पूछे जा सकते हैं। दक्षिण भारत के राजवंश हैं, इनके बारे में आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। ठीक है, क्या है ना कि हम लोग चोल, चेर, पांडे इन्हीं के बारे में पढ़ते रह जाते हैं, तो इन पर हम ध्यान नहीं देते, जबकि परीक्षा में सवाल यहां से भी पूछा जाता है। मध्यकालीन भारत के इतिहास से सवाल पूछा गया दोस्तों, प्री परीक्षा 2016 में पूछा गया सवाल है। सुनिए सवाल क्या लिख रहा है। लिख रहा है, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को क्या कहा दोस्तों? स्वयं को खलीफा का सहायक घोषित किया या सहायक कहा। ठीक है, किसने और किस मस्जिद की बात कर रहा दोस्तों? कह रहा कि वो कौन सा सुल्तान था, और ये सारे सुल्तान जो है दिल्ली सल्तनत के तख्त पर बैठते थे दोस्तों। ये दिल्ली सल्तनत के तख्त पर बैठने वाले सुल्तानों के नाम हैं। दिल्ली सल्तनत के तख्त पर बैठने वाले सुल्तानों के नाम है। गढ़मुक्तेश्वर का नाम सुना होगा, वहां पर एक मस्जिद बनी है। उस मस्जिद के शिलालेखों पर दोस्तों किसने अपने आप को खलीफा का सहायक कहा? कुछ समय के लिए दोस्तों आप इस सवाल का उत्तर याद रखो, मैं कुछ अलग सवाल बताता हूं। खलीफा से जुड़े हुए कुल कितने सवाल आपसे आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, फिलहाल याद रखेगा। यह खलीफा का सहायक कहा दोस्तों किसने? गयासुद्दीन बलबन ने। इसका पूरा नाम क्या था दोस्तों? गयासुद्दीन बलबन नाम था। और यह किस राजवंश का शासक था दोस्तों? तो दिल्ली के तख्त पर जो गुलाम वंश चला था दोस्तों, उस गुलाम वंश की गद्दी पर बैठने वाला यह एक बादशाह था। इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, एक सवाल और बताता हूं आपको, सुनिएगा ध्यान से। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने खुद को खलीफा घोषित कर लिया? देखो यहां तो अगर मैं गयासुद्दीन बलबन की बात करूं तो इसने खलीफा का सहायक कहा। ठीक है, खलीफा का सहायक का, यह नहीं कहा कि मैं खलीफा हूं, यह कहा कि मैं खलीफा का क्या हूं? सहायक हूं। लेकिन दिल्ली के तख्त पर बैठने वाला एक ऐसा भी सुल्तान हुआ है जिसने खुद को ही खलीफा घोषित कर दिया। अगर सवाल पूछो कौन सा सुल्तान था तो क्या बताएंगे? याद रखेगा, उसका नाम था मुबारक खिलजी। क्या नाम था दोस्तों? मुबारक खिलजी। ये दिमाग से पैदल भी था। ठीक है, कभी आप इसका इतिहास पढ़ेगा, आपको इसका इतिहास पढ़ करके हंसी आएगी। ठीक है, ये नंगे दौड़ता था अपने राज दरबार में। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसने स्वयं को खलीफा का लेफ्टिनेंट घोषित किया? इस लेफ्टिनेंट का मतलब क्या होगा दोस्तों? इस लेफ्टिनेंट का अर्थ भी क्या हो जाता है? सहायक हो जाता है। तो ये पूछेगा, तो इसके अलावा जैसे गयासुद्दीन बलबन तो ही है, इसके अलावा दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक का नाम सुना होगा। मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक का नाम सुना होगा। बहुत पढ़ा लिखा शासक था, लेकिन जिंदगी में गलती ही गलती करता गया। सांकेतिक मुद्रा वगैरह इसने चलाया, राजधानी परिवर्तन किया, बहुत ज्यादा इससे मिस्टेक हुआ। ठीक है, लिख रहा खलीफा के अधिकारों को मानने से इंकार करने वाला, कि मैं नहीं मानता कि कोई खलीफा वलीफा होता है और उसकी क्या पावर होती। खलीफा के अधिकारों को मानने से इंकार करने वाला दोस्तों सुल्तान कौन था? तो ये तो दोस्तों सबसे खतरनाक था। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। कौन था दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी। तो मैं ये सारी बातें केवल आपको इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि आयोग की स्टाइल समझिए। आज आयोग ने क्या पूछा मैटर नहीं करता, क्योंकि अगली बार ये नहीं होगा कि यही सवाल आयोग आपसे करेगा। अगली बार आपसे कुछ इस तरीके का सवाल आयोग कर सकता है, तो इससे आप ध्यान दीजिए। ठीक है, शानदार सीरीज है ना, बस ऐसे पढ़ते चलिए। अभी तुमने केवल 2 विषय टच किया, तीसरे विषय पर आते हैं। क्या है तीसरा विषय? तीसरा विषय दोस्तों आधुनिक भारत का इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री। और यहां से सवाल क्या पूछा गया, जरा इस पर ध्यान दीजिए। मेंस परीक्षा 2016 में सवाल है। बाप रे बाप, मैंने तो आपसे पहले ही कहा कि हम प्री और मेंस दोनों के सवालों को करेंगे। ठीक है, तो क्या सवाल पूछ रहा है सुनिए। लखनऊ में स्थापित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के महासचिव के रूप में किसे चुना गया था? क्या पूछ रहा दोस्तों? ये जो अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना कहां हुआ था? पहले तो यही पूछता है कि इसकी स्थापना दोस्तों कहां हुआ। क्या पूछता है दोस्तों? इसकी स्थापना कहां हुआ है? तो क्या बताएंगे दोस्तों? इसकी स्थापना हुआ था लखनऊ में। ठीक है, अब अगला सवाल आता है कि वहां पर महासचिव किसे चुना गया था? तो स्वामी सहजानंद को, एनजी रंगा को, इंदुलाल याग्निक को, या राम मनोहर लोहिया को? तो देखिए राम मनोहर लोहिया तो बहुत बाद में एक्टिव होंगे। इंदुलाल याग्निक भी दोस्तों गलत जवाब है। बहुत सारे बच्चे इस 2 ऑप्शन में कंफ्यूज हो सकते हैं कि क्या करें सर, स्वामी सहजानंद जवाब दें या एनजी रंगा जवाब दें। तो याद रखिएगा दोस्तों, ज्यादातर बच्चों के मन में जवाब आया कि सर एनजी रंगा कर दिया जाए, और बिल्कुल सही जवाब है। क्या समझ रहे हैं आप? बिल्कुल सही जवाब है। एनजी रंगा क्या थे दोस्तों? महासचिव थे। क्या थे दोस्तों? महासचिव थे। अच्छा, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिनके दिमाग में स्वामी सहजानंद आया होगा, लेकिन क्यों सहजानंद का नाम आ गया ये
मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं। तो यहां पे कुछ सवाल दिए, सुनिए ध्यान से। अगर आपसे अगली बार सवाल पूछे कि अखिल भारतीय किसान सभा, क्या पूछे दोस्तों, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना किसने की, तब आप बताएगा तो अच्छा कहां हुई और किसने की, तब आप बताएगा दोस्तों इसकी स्थापना कहां हुआ, लखनऊ में पहली बात। हो सकता है आपसे टाइम पीरियड भी पूछ दे, तो क्या बताएंगे दोस्तों, 11 अप्रैल 1936 को। कब दोस्तों, 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुआ। और क्या पूछ सकता है, इस अखिल भारतीय किसान सभा के द्वारा जो किसान कांग्रेस बना, उसके लिए दोस्तों पहला अध्यक्ष किसे चुना गया, तो जो पहले अध्यक्ष थे दोस्तों वो थे स्वामी सहजानंद। कौन थे, वो थे स्वामी सहजानंद, जिनका नाम आपको याद रहा था। यहां पे अध्यक्ष नहीं पूछ रहा था, यहां पे महासचिव पूछा। इसीलिए दोस्तों आधे आधे बंटवारे हो गए। कुछ बच्चों ने कहा कि भाई एनजी रंगा, कुछ बच्चों ने कहा स्वामी सहजानंद। तो ध्यान दीजिएगा, स्वामी जी अध्यक्ष थे, स्वामी सहजानंद जी अध्यक्ष थे और रंगा साहब क्या थे, महासचिव थे। लिख रहा खेड़ा सत्याग्रह, यहां खेड़ा वाली बात कहां से आगे बताता हूं। खेड़ा सत्याग्रह में महात्मा गांधी का साथ दोस्तों किसने दिया था, तो खेड़ा सत्याग्रह में महात्मा गांधी का साथ दिया था वल्लभ भाई पटेल जी ने, वल्लभ भाई पटेल जी ने। और वल्लभ भाई पटेल जी का साथ किसने दिया था, इंदुलाल याग्निक ने। ठीक है, इंदुलाल याग्निक। जो आपको यहां पे दोस्तों एक ऑप्शन मिल रहा है इंदुलाल याग्निक का, हो सकता है कि आयोग अगली बार इंदुलाल याग्निक से कोई सवाल बना दे, क्रिएट कर दे, तो ये सवाल आप इंदुलाल याग्निक जी से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, इसको आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, और खेड़ा सत्याग्रह का संबंध किससे दोस्तों, तो खेड़ा सत्याग्रह यह गुजरात में हुआ था। ठीक है, गुजरात में। चाहे आप दोस्तों अहमदाबाद मिल आंदोलन की बात कीजिए, चाहे खेड़ा सत्याग्रह की बात कीजिए, ये सभी आंदोलन कहां हुए थे, गुजरात में हुए थे। इनको भी आप याद रखेंगे। ठीक है, बाकी राम मनोहर लोहिया जी वगैरह दोस्तों ये आजादी के बाद इनका बड़ा कुछ देखने को मिलता है। इसके पहले आप अगर देखेंगे तो 1942 में दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था, उसमें भी ये लोग काफी एक्टिव थे, तो वहां आप याद रखेंगे। अगले सवाल में बढ़ा जाए। अगला सवाल भारत के भूगोल से संबंधित। ऐसा महसूस हो रहा होगा कि सर भारत के भूगोल की बात होगी तो जवाब तो हम दे ही लेंगे, अच्छी बात है, आपका सोचना भी बहुत बढ़िया है। तो आइए जवाब देके दिखाइए। ये मेंस परीक्षा 2016 में पूछा गया सवाल है। सवाल क्या दोस्तों, कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। जहां जहां नहीं आता दोस्तों ना, आप हमेशा हाईलाइट कर लिया करिए, क्योंकि टिक करते समय, उत्तर टिक करते समय अक्सर दिमाग से बात निकल जाती है। लिख रहा है जबलपुर। जबलपुर किस नदी किनारे दोस्तों, जबलपुर नर्मदा नदी किनारे। क्या बात सत्य है, बिल्कुल सत्य है। जबलपुर में दोस्तों मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट भी है। जबलपुर में दोस्तों धुआंधार जलप्रपात भी है। क्या दोस्तों, जबलपुर में धुआंधार जलप्रपात भी स्थित है दोस्तों, याद रखेंगे, ये भी है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों लिख रहा है हैदराबाद। हैदराबाद दोस्तों कृष्णा नदी के किनारे स्थित नहीं है, हैदराबाद दोस्तों मूसी नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी किनारे है, मूसी नदी के किनारे। मूसी नदी के किनारे दोस्तों ये चार मीनार जो आप पढ़ते हैं ना, ये चार मीनार भी कहां दोस्तों, ये भी मूसी नदी किनारे है। बाकी कोटा चंबल नदी किनारे और नासिक जो है गोदावरी नदी किनारे। मैं कहता हूं भारत का स्वर्ग जो मुझे लगता है ना, नासिक में भैया। ठीक है, जबरदस्त, नासिक से अच्छा कोई जगह ही नहीं है। ठीक है, खैर आइए मुद्दे की बात करते हैं। तो याद रखिएगा यहां हैदराबाद दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। तो हैदराबाद किस नदी किनारे दोस्तों, मूसी नदी के किनारे। देखो मैं वही सवाल रिपीट नहीं करने वाला हूं। हर बार क्या करता था, मैं इसी सवाल को रिपीट कर देता था, फिर मुझे लगा कुछ नया करते हैं ना बार बार। अब मैं यही सवाल को लिखूं यहां पे, क्या मतलब, सामने लिखा तो है ना, कुछ अलग बताता हूं। अगली बार परीक्षा में आपसे कुरनूल पूछ सकता है। कुरनूल कहां दोस्तों, आंध्र प्रदेश में। और कुरनूल दोस्तों किस नदी के किनारे, तो याद रखेगा तुंगभद्रा नदी के किनारे। ठीक है, एक बात बताइएगा, आपको कुछ और समझ में आ रहा है क्या, सूरत तो सुना होगा, सूरत में भी दोस्तों एक हाई फाई बिल्डिंग भी बनी। ठीक है, अमेरिका के पेंटागन के तौर पर। ठीक है, यहां पर दोस्तों सूरत को डायमंड सिटी के नाम से जाना जाता है। और जो सूरत है दोस्तों, ये ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी किनारे, ताप्ती। भारत में उल्टी बहने वाली दोस्तों दो नदियां हैं जो भारत में पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती हैं। पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली में दोस्तों दो नदियां हैं। एक तो दोस्तों कौन कौन सी आती है, एक तो आपने नर्मदा पढ़ा होगा और दूसरा पढ़ा होगा ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती ये भ्रंश घाटी वाली नदियां हैं, याद रखेंगे। और ये एस्चुरी बनाती हैं, ज्वार नद मुख बनाती हैं। क्या बनाती है दोस्तों, ज्वार नद मुख। ठीक है, ज्वार नद मुख का निर्माण करती है, डेल्टा नहीं बनाती है। फिरोजपुर का नाम बहुत सारे बच्चों ने सुना होगा। फिरोजपुर किस नदी किनारे दोस्तों, यह सतलज नदी के किनारे। किस नदी के किनारे, यह सतलज नदी के किनारे, याद रखेंगे। श्रीनगर दोस्तों, श्रीनगर को भी स्वर्ग कहा जाता है, जम्मू कश्मीर की राजधानी है। और श्रीनगर किस नदी किनारे है, तो याद रखेगा झेलम नदी के किनारे। किसमें, झेलम। बंगलौर का भाई मंगलौर, हाँ मंगलौर नाम का भी एक जगह दोस्तों। और मंगलौर जो है दोस्तों, यह नेत्रवती नदी के किनारे। ठीक है, आपको
आपको क्या लगा मैं आपसे कानपुर पूछूंगा, मैं आपसे इटावा पूछूंगा, मैं आपसे जो है गोरखपुर पूछूंगा? कौन नहीं जानता कि गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे है, कानपुर गंगा नदी के किनारे है, बनारस गंगा नदी के किनारे है, इलाहाबाद गंगा नदी के किनारे, कौन नहीं जानता है? सारी आम बातें, ठीक है। कुछ नया पढ़िए जो हो सकता है कि परीक्षा में आए, थोड़ा सा लेवल हमें बढ़ाना है, ठीक है। आगे बढ़िए, वर्ल्ड ज्योग्राफी से सवाल देखें दोस्तों, ये प्री परीक्षा 2016 में पूछा गया सवाल है और वर्ल्ड ज्योग्राफी का सवाल है। क्या सवाल है? लिख रहा निम्नलिखित देशों में से कौन है अफ्रीका महाद्वीप की बात कर रहा है, अफ्रीका के पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है। अभी वही बच्चा बता सकता दोस्तों जो मैपिंग पढ़ा होगा, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे जानते हुए कि नितिन सर की मैपिंग की क्लास आज से मैं 4 साल पहले पढ़ाया था। जी हाँ, आप एक काम करो, आप स्टडी 91 पे आ जाओ और स्टडी 91 पे आके ना केवल आप इतना टाइप करना, स्टडी 91 मैपिंग बाय नितिन सर, ठीक है। आपको कम से कम 20-25 वीडियो मिलेगा। मैं बड़ा अच्छा वीडियो बना रहा था, लेकिन बाद में पता चला कि आप लोगों को पसंद नहीं आ रहा, इसलिए मैंने बनाना बंद कर दिया। लेकिन एक बार जाके जरूर देखिएगा। आपने बहुतों की मैपिंग देखा होगा, ठीक, हमारे वीडियो थोड़े कम चलते हैं, लेकिन एक बार पढ़िएगा, आप खुद से पढ़िएगा, मजा खूब आएगा, ठीक है। चलिए मुद्दे की बात पर आते हैं। तो अफ्रीका के पश्चिम तट पर कौन सा स्थित नहीं है दोस्तों? गैबन, बोत्सवाना, लाइबेरिया और अंगोला। अच्छा, एक चीज बताऊं, मैंने किसी क्लास में आपसे कहा था कि दोस्तों अब जब कभी हम किसी देश का नाम लेंगे तो हमेशा क्या करेंगे, उस देश की राजधानी भी लिखेंगे। यहां पे जो गैबॉन लिख रहा है ना, गैबन जो लिख रहा है, एक्चुअली में उसका नाम गैबॉन है। क्या है दोस्तों? गैबॉन। और गैबॉन दोस्तों राजधानी है, ये कोई देश नहीं है, ठीक है। गैबॉन क्या दोस्तों? गैबॉन का कई जगह पे इसे गैबोरोन पढ़ेंगे दोस्तों। ये क्या दोस्तों? राजधानी। और किसकी राजधानी दोस्तों? बोत्सवाना की राजधानी है। तो मैं यहां साफ साफ लिख दे रहा हूं दोस्तों, इसका नाम क्या मिलता है? गैबोरोन मिलता है। क्या मिलता है दोस्तों? गैबोरोन मिलता है। और यही बोत्सवाना दोस्तों सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि बोत्सवाना जो लिख रहा है कि कौन सा पश्चिमी तट पर नहीं है। तो जो अफ्रीका दोस्तों, जो आप इस तरह से अफ्रीका पढ़ते हैं ना, याद रखेगा ये अफ्रीका में दोस्तों बोत्सवाना जो है ये पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है। फिर कहां दोस्तों? ये बोत्सवाना दोस्तों दक्षिण में स्थित है। अफ्रीका के दक्षिण में दोस्तों स्थित है, याद रखेंगे, दक्षिण में स्थित है दोस्तों। कौन सा जगह है? बोत्सवाना जो जगह है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा सर, अभी तो आपने कहा कि हम एक एक चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे लाइबेरिया, तो लाइबेरिया की राजधानी, अंगोला की राजधानी। अगली बार आपसे पूछ सकता है ना कि बताइए लाइबेरिया की राजधानी कहां है? तो लाइबेरिया के लिए याद रखेगा मोना से होगा लिबेरिया, यानी प्यार होगा, तो मोनरेबिया याद रखेगा। लाइबेरिया से क्या याद रखेंगे? मोनारेबिया से मोनरेबिया याद कर लीजिएगा। मैंने ऐसे ही समझा है, ठीक है। मोनारेबिया से क्या याद रखेंगे? मोनारेबिया भी याद रखेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। बाकी अंगोला का क्या हो जाएगा? तो अंगोला का हो जाता है दोस्तों लुआंडा। क्या हो जाता है दोस्तों? लुआंडा, ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और याद आ रहा होगा आप लोग को, हो सकता है कई सारे बच्चों के मन में रवांडा आ रहा हो। रवांडा की राजधानी कहां दोस्तों? तो रवांडा की राजधानी किगाली है। क्या दोस्तों? रवांडा की राजधानी किगाली है। ये रवांडा नहीं है, ये लुआंडा है, ठीक है। अंगोला की राजधानी कहां है? लुआंडा है। यहां देखिए अगला सवाल दे रहा है कि अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा और सबसे छोटा देश कौन सा है? हो सकता है कि अगली बार परीक्षा में यह आपसे पूछ दिया जाए। तो सबसे बड़ा पूछेगा तो क्या बताएंगे? अल्जीरिया बताइएगा। क्या बताएंगे दोस्तों? अल्जीरिया सबसे बड़ा देश है, याद रखेंगे। और अल्जीरिया की कैपिटल कहां पर दोस्तों? कैपिटल तो अल्जीरियस है। अल्जीरियस क्या है दोस्तों? अल्जीरिया का क्या हो जाएगा? अल्जीयर्स याद रखेंगे, ये कैपिटल है। उसी तरह से सबसे छोटा कौन सा देश है दोस्तों? तो सबसे छोटा देश है सेशेल्स। कौन सा दोस्तों? सेशेल्स, ठीक है। सेशेल्स सबसे छोटा देश है और इसकी राजधानी कहां है दोस्तों? सेशेल्स की राजधानी है विक्टोरिया। क्या है दोस्तों? सेशेल्स की राजधानी कहां पर है? विक्टोरिया राजधानी है। अच्छा, एक चीज और, कभी आपको यह भी याद आ जाता दोस्तों कि सर हमने ब्रुसेल्स, एक देश है ब्रुसेल्स, ठीक है। ब्रुसेल्स जो देश है दोस्तों ये आपके यूरोप में स्थित है। कहां स्थित है? यूरोप में। और इसकी जो राजधानी दोस्तों ये कहां पर है? तो ब्रुसेल्स की राजधानी सेशेल्स है। तो याद रखेंगे सेशेल्स नाम का एक राजधानी है, यानी एक शहर भी है, और सेशेल्स नाम से क्या है दोस्तों? एक देश। एक मिनट, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। मैं क्या बता रहा हूं यहां पर, ठीक है, ठीक है। बेल्जियम की राजधानी क्या दोस्तों? बेल्जियम की राजधानी, ठीक है, ये क्या है दोस्तों? ये राजधानी, ये ब्रुसेल्स राजधानी। और किसकी राजधानी है? ये बेल्जियम की राजधानी। क्या है दोस्तों? यह बेल्जियम की यह राजधानी है। इसको याद रखेंगे। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, संभालिएगा, ठीक है। ये बढ़िया सवाल है और हो सकता है कि आयोग आपसे पूछ दे। अब देखिए छोटा सा दिमाग है, बहुत सारी बातें इसी में भरी है, ठीक है। कहां से बता रहे, तो एक आदमी सारे सब सब्जेक्ट को पढ़ा रहा है, तो आपकी तरह। अच्छा, इसमें कोई महानता नहीं है। कई सारे बच्चे कहेंगे सर बहुत महान मास्टर बने ना,
हम मास्टर नहीं, हम आपके जैसे हैं। अच्छा बताओ, आपको सारा सब्जेक्ट पढ़ना है कि नहीं? हमारी चिंता छोड़ो, आपको सारा सब्जेक्ट पढ़ना है ना? तो जैसे आप विद्यार्थी वैसे मैं भी विद्यार्थी अपने आप को समझता हूं, मुझे भी सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं, मुझे भी सभी सब्जेक्ट का ज्ञान होना चाहिए, बस मैं इतना चाहता हूं, ठीक है? कोई शिक्षक उच्छक वाली बात नहीं यहां पे, ठीक है? अगला सवाल देखिए, अफ्रीका के किस देश की तटरेखा सबसे लंबी? जैसे भारत में पूछता है ना कि भारत में किस राज्य की तटरेखा दोस्तों सबसे लंबी है, तो सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य दोस्तों गुजरात है। उसी तरह से अफ्रीका जो महाद्वीप है, इसमें किस देश की तटरेखा सबसे लंबी दोस्तों? तो याद रखेगा, आपने देश का नाम सुना होगा, सोमालिया देश है। कौन सा दोस्तों? सोमालिया देश है, सोमालिया। सोमालिया की राजधानी क्या दोस्तों? मोगादिशु। क्या है दोस्तों? सोमालिया की राजधानी कहां पर है? मोगादिशु, ये राजधानी दोस्तों याद रखेगा। और सबसे लंबी तटरेखा वाला देश भी दोस्तों कौन सा है? सोमालिया ही है, इसको याद रखेंगे। जब इतना डिटेल में पढ़ते हैं ना, तब जाके महसूस होता है कि सच में हम आयोग के प्रश्नों को हल कर रहे हैं, ठीक है? इसके अलावा नहीं। आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल दोस्तों यहां पर जनसंख्या एवं नगरीकरण का सवाल दे रहा है और मेंस परीक्षा 2014 में पूछा गया सवाल। क्या सवाल है सुनिए, लिख रहा, स्थायी जनसंख्या संरचना के लिए निम्नलिखित में से एक प्रक्रिया का चयन कीजिए और बताइए। आइए देखते हैं अस्थायी जनसंख्या संरचना कैसे बने, कैसे देश की जनसंख्या स्थायी हो, उसके लिए लिख रहा, बढ़ती हुई जन्म दर और स्थिर मृत्यु दर। करा जन्म दर को बढ़ा दिया जाए, देश में धुआंधार बच्चे पैदा हो, मृत्यु दर कम हो जाए, तो बताइए जनसंख्या स्थायी हो जाएगी कि जनसंख्या तेजी से बढ़ेगी? तो जो पहला वाला कंडीशन दोस्तों, इस कंडीशन को अगर अप्लाई कर दिया जाए तो जनसंख्या तो बहुत तेज बढ़ेगी। करा तेजी से बढ़ती हुई जन्म दर, यानी बच्चे खूब पैदा हो और मरे ना, तो भैया जनसंख्या बढ़ेगी ना, अस्थायी कहां रहेगी भाई? यहां तो अस्थायी की बात हो रही है, तो ये गलत हो जाएगा। लिख रहा, घटती हुई जन्म दर और बढ़ती हुई मृत्यु दर। अच्छा बताइए, ये जन्म दर ठीक है, जन्म दर तो घटाने की बात कर रहा है, लेकिन करा मृत्यु दर को बढ़ा दे तो क्या करें? हॉस्पिटल से इक्विपमेंट गायब कर दें ताकि बच्चा मरना शुरू हो जाए? अरे सर, ये तो बेइज्जती वाली बात है ना, ठीक है? ये तो निरंकुशता वाली बात हो गई, ठीक है? अगला लिख रहा है, स्थिर जन्म दर और मृत्यु दर। कह रहा है कि जन्म दर पर क्या लाया जाए? स्थिरता लाया जाए। मृत्यु दर पर भी क्या लाया जाए? स्थिरता लाया जाए। यही परफेक्ट जवाब है। आगे भी पढ़ लीजिए, कह रहा स्थिर जन्म दर और घटती हुई मृत्यु दर। ये पॉसिबल नहीं हो सकता ना, घटती हुई मृत्यु दर। ये सिर्फ प्रयासरत हो सकते हैं, इस पर ये संभव नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी कीजिए, वो ज्यादा बेहतर आंसर होगा अगर आप अस्थायी जनसंख्या दर चाहते हैं तो। लिख रहा अस्थायी जनसंख्या की विशेषताएं दोस्तों क्या क्या हो सकते हैं अस्थायी जनसंख्या की, ठीक है? तो आइए लिखते हैं, जैसे निरंतर आयु वितरण, निरंतर आयु वितरण, ठीक है? ये दोस्तों विशेषताएं किसके लिए? अस्थायी जनसंख्या के लिए विशेषताएं हैं। या फिर निरंतर ज्ञात मृत्यु दर, निरंतर ज्ञात मृत्यु दर, ठीक है? ये सारे जब आंकड़े आपके पास होंगे तभी आप निकाल सकते हैं। या फिर जो प्रजनन क्षमता है, निरंतर ज्ञात प्रजनन क्षमता, ठीक है? निरंतर ज्ञात प्रजनन क्षमता, ठीक है? प्रजनन क्षमता, इसको TFR भी कहते हैं, ठीक है? तो ये सब दोस्तों क्या है? इसकी विशेषताएं मानी जाती है। अच्छा, अगर कभी पूछा जाए दोस्तों कि जनसंख्या परिवर्तन के घटक कौन कौन से हैं, तो याद रखिएगा दोस्तों, मुख्य रूप से केवल इसके 3 ही घटक माने जाते हैं, केवल 3 घटक माने जाते हैं। पहला है दोस्तों जन्म, ठीक है? या तो जन्म, या तो मृत्यु, या तो प्रवसन। क्या दोस्तों? प्रवसन यानी प्रवासन, यानी एक स्थान को छोड़कर कहीं और चले जाना। मान लो दुनिया में से दूसरे देश के लोग दोस्तों हमारे देश में आ जाए तो जनसंख्या तो बढ़ी जानी है ना, तो प्रवसन। तो जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवसन, ये 3 ऐसे घटक हैं जो इसके कारण जनसंख्या परिवर्तन होता है, ठीक है? तो ये सवाल आप याद रखेंगे। चलिए, भारतीय राज्य व्यवस्था संबंधित सवाल देखते हैं और देखते हैं कि क्या पूछा गया। तो प्री परीक्षा 2016 में पूछा गया सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान के अंतर्गत आपात की उद्घोषणा का आधार नहीं हो सकता? कौन सा आधार नहीं हो सकता दोस्तों, उसके बारे में पूछा जा रहा है। देखिए, अगर आप दोस्तों आपातकाल के बारे में पढ़ते हैं, अगर आप आपातकाल के बारे में पढ़ रहे हैं तो आपातकाल से संबंधित दोस्तों कुल 3 अनुच्छेद बताए गए। एक अनुच्छेद दोस्तों अनुच्छेद 352, कौन सा दोस्तों? अनुच्छेद 352 है, ठीक है? जो बताता है राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में। किसके बारे में बताता है? राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में बताता है। इसी में 4 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 356, ठीक है? 356 बताता है दोस्तों संवैधानिक तंत्र की विफलता। किसकी? संवैधानिक तंत्र क्या हो गया है? विफल हो गया है।
किसके कारण आपातकाल। और जो तीसरा आपातकाल है वो है दोस्तों अनुच्छेद 360, जो बताता है दोस्तों वित्तीय आपातकाल के बारे में, जो आज तक हमारे देश में कभी लगा नहीं है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं। करा कौन सा आधार नहीं है, तो देखिए अगर युद्ध होगा तो भाई आपातकाल तो देश में लग ही जाएगा। अगर बाह्य आक्रमण कोई दूसरा देश भारत पे हमला कर दे तो भी तो लग जाएगा। सशस्त्र विद्रोह और आंतरिक अशांति, तो देखिए जो आंतरिक अशांति है इसको कारण मान करके हम जो है आपातकाल नहीं लगा सकते। ये तो आंतरिक अशांति का कोई लिखित परिभाषा होना चाहिए ना, कि भाई आंतरिक अशांति क्या, कहीं दंगा हो गया तो आपातकाल लग जाएगा राज्य में, नहीं, ऐसे नहीं आपातकाल लगेगा। ठीक है, उसके लिए सशस्त्र विद्रोह होना चाहिए कि राज्य के लोगों ने सशस्त्र विद्रोह कर दिया। इसीलिए तो यहां कह रहे हैं कि इसको साफ साफ पे यहां कह दिया गया कि संवैधानिक तंत्र विफल हो गया, अब उसको रोक कोई नहीं पा रहा, तब जाके आपातकाल लगेगा। ठीक है, तो चौथा कोई ऑप्शन नहीं दोस्तों। अच्छा, जो हमारा मूल संविधान था लेकिन उसमें यही बताया गया था, आंतरिक अशांति बाद में चेंज कर दिया गया, तो किस संविधान संशोधन के द्वारा चेंज किया गया, कब किया गया, सारी बातें हम करेंगे। आगे सवाल देखिए, लिख रहा अगली बार आयोग आपसे क्या पूछेगा, जरा हाईफाई सवाल देखिए। राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने के कारण, कर राज्य में किसी भी कारणवश अगर संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तो उस कारण उत्पन्न आपात की स्थिति राष्ट्रपति शासन का उल्लेख करती है, जो कि कहां बताया गया है, अनुच्छेद देखिए यहां पर लिखा हूं मैंने, कहां बताया गया दोस्तों, अनुच्छेद 356 में बताया गया, ये राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। लिख रहा मूल संविधान में राष्ट्रीय आपातकाल के कारणों में आंतरिक अशांति भी एक कारण था, जिसको प्रतिस्थापित कर दिया गया किससे दोस्तों, उसी को प्रतिस्थापित कर दिया गया सशस्त्र विद्रोह से। किससे, सशस्त्र विद्रोह से प्रतिस्थापित कर दिया गया। लेकिन मुद्दा है कि उसको प्रतिस्थापित कब किया गया, किस टाइम में किया गया दोस्तों, कौन सा संविधान संशोधन लाया गया, तो याद रखिएगा अगर कब पूछे तो क्या बताएंगे दोस्तों, 42वां संविधान संशोधन। कौन सा दोस्तों, 42वां। ठीक है, कंफ्यूज मत होगा 42वां 44वां में। ठीक है, क्या होगा 42वां 44वां, हो गए कंफ्यूज, डे 1 पे ही 44वां संविधान संशोधन। क्या दोस्तों, 42वां नहीं 44वां संविधान संशोधन। ऐसा नहीं कहीं कुछ भी लिखा रहा तो आप मान जाना, 44वां संविधान संशोधन। सबसे ज्यादा संशोधन इसी में हुआ था, याद रखेंगे। ठीक है, कब हुआ था दोस्तों, 1972, तो याद रखेगा दोस्तों इस टाइम में हुआ था। अच्छा, एक चीज और पूछ सकता है आपसे, भाग के बारे में पूछ सकता है कि बताइए आपातकाल के बारे में किस भाग में बताया गया, तो क्या बताएंगे दोस्तों, आपातकाल के बारे में भाग 18 बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, 18, भाग 18 में बताया गया। अनुच्छेद कहां बताया गया वो भी मैंने आपको दे दिया। इस तरह से दोस्तों आपको बताना पड़ेगा, जब कभी परीक्षा में पूछेगा तब। आपको बात समझ में आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों भौतिक रसायन विज्ञान से संबंधित सवाल दे रहा है, और ये मेंस परीक्षा 2014 में पूछा गया सवाल है, जरा ध्यान से पढ़िए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। लिख रहा है वैज्ञानिकों ने हाल ही में किसकी सहायता से विश्व का सबसे छोटा प्रकाश बल्ब बनाया है। सबसे छोटा प्रकाश बल्ब किससे बनाया है। अब जो बच्चा नहीं जानता होगा वो सोचेगा टंगस्टन। देखिए टंगस्टन का प्रयोग बल्ब में जरूर किया जाता है, लेकिन दोस्तों यहां इसका कोई संबंध नहीं है, ठीक है, और ग्रेफाइट भी नहीं, बसता क्रोमियम और ग्रेफिन। तो याद रखें दोस्तों, अभी हाल फिलहाल की बात है, तो वैज्ञानिकों ने किसके इस्तेमाल से, ग्रेफिन के प्रयोग से दोस्तों दुनिया का सबसे छोटा प्रकाश बल्ब बनाया। ग्रेफिन होता क्या है, ये कार्बन का अपरूप होता है, जैसे हीरा होता है ना, उसी तरह से ग्रेफिन भी क्या दोस्तों, ग्रेफिन जो है ये कार्बन का अपरूप है। क्या है दोस्तों, कार्बन का अपरूप है। इसमें कार्बन के कितने अणु होते हैं ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। अच्छा, ग्रेफाइट क्या दोस्तों, ग्रेफाइट भी कार्बन का अपरूप है। फिर सर अंतर क्या हुआ, अगर ये भी कार्बन का अपरूप है तो अंतर क्या हुआ। देखिए जो ग्रेफिन है दोस्तों ये कार्बन की नैनो संरचना का रूप है। क्या दोस्तों, यह कार्बन के नैनो संरचना का रूप है, ये आप याद रखेंगे। तरह बल्ब का जो फिलामेंट होता है, जो ऐसे बल्ब होता है दोस्तों, बल्ब होता है, इस बल्ब में दोस्तों ऐसे फिलामेंट लगा होता है, अगर आपको देखेंगे ध्यान से तो ऐसे फिलामेंट होता है। ये किसका बना होता है दोस्तों, ये फिलामेंट जो होता है दोस्तों ये टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है, यह टंगस्टन का बना होता है। लिख रहा है क्रोमियम से प्राप्त अयस्क है। क्रोमियम से प्राप्त अयस्क क्या है दोस्तों, क्रोमाइट है। क्या दोस्तों, क्रोमाइट है, ठीक है। ये सब तो कॉमन सी बात है, इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। बाकी ग्रेफाइट की बात कर दें तो पेंसिल की जो लेड होती है दोस्तों, पेंसिल की जो लेड होती है वो किसकी बनी होती है दोस्तों, वो इसी ग्रेफाइट की बनी होती है। किसकी बनी होती है, ग्रेफाइट की बनी होती है। ये सवाल भी आप याद रखेंगे, परीक्षा में आता है, ठीक है। आगे देखिए जीव विज्ञान का सवाल है और प्री परीक्षा 2014 में पूछा गया सवाल है। लिख रहा है कि निम्नलिखित में से किस लवण को प्रतिदिन खाद्य नमक के रूप में उपयोग
नहीं करना चाहिए। मैंने आपको समझाया, जब कहीं नहीं देखे ना इसको हाईलाइट कर लीजिए, किसका उपयोग नहीं करना चाहिए। हम तो हमेशा प्रचार में सुनते हैं कि आयोडीन युक्त नमक हमें खाना चाहिए, क्योंकि अगर आपके नमक में आयोडीन नहीं है तो आपको घेघा नामक रोग हो जाता है। तो ये तो सही है। समुद्री नमक दोस्तों हमें नहीं लेना चाहिए, याद रखेंगे। बाकी सबसे बेहतरीन नमक दोस्तों कौन होता है, सबसे बेहतरीन कौन सा नमक होता है, सबसे बेस्ट क्वालिटी का नमक कौन होता है जो हमें खाना चाहिए, तो सेंधा नमक हमें खाना चाहिए। संसाधित साधारण नमक भी ठीक होता है, ठीक है। करा आयोडीन दोस्तों यह किसका घटक है, बताइए ध्यान से। आयोडीन दोस्तों किसका घटक है, तो याद रखेगा आयोडीन जो होता है थायरेक्सिन का घटक माना जाता है। किसका, थायरेक्सिन का घटक माना जाता है। इसकी कमी से थायराइड नामक रोग होता है, ठीक है। थायराइड होगा, थायराइड नहीं होगा, इसकी कमी से घेघा नामक रोग होता है। थायराइड में तो सर बॉडी फूल जाती है, वो अलग होता है। आयोडीन प्रकृति में दोस्तों कहां पाया जाता है, तो कहां लिखे, तो दो जगह याद रखेगा। एक तो आयोडीन दोस्तों समुद्र में पाया जाता है, दूसरा आयोडीन दोस्तों मिट्टी में भी पाया जाता है। ये मिट्टी वाली बात लोगों को नहीं पता है, समुद्र वाली बात लोगों को पता है, ठीक है। अच्छा, आपने सुना होगा नमक की खेती। नमक की खेती दोस्तों महाराष्ट्र और गुजरात में होती है। कैसी होती है, समुद्र के पानी को रोक लिया जाता है मेड़ बनाकर, और वो पानी जब वाष्पीकृत हो जाता तो नमक बच जाता है, इस तरह से होता है, ठीक है। आयोडीन की कमी से दोस्तों कौन सा रोग होता है दोस्तों, याद रखेंगे घेघा रोग होता है। कौन सा होता है, घेघा रोग होता है आयोडीन की कमी से, ये आप याद रखेंगे दोस्तों। आयोडीन का जो नमक का जो रासायनिक नाम है वो क्या है दोस्तों, याद रखेगा सोडियम क्लोराइड। क्या दोस्तों, सोडियम क्लोराइड, जिसको NaCl बोलते हैं, ठीक है। ये दोस्तों रासायनिक नाम है, इसको भी याद रखें। देखिए स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म के अलावा हमारा एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया जिसका नाम है study91pro.com। ये प्रो आपके लिए किस तरह से मददगार है वो मैं बताना चाहूंगा। इस प्रो पर केवल टेस्ट सीरीज लॉन्च किया गया। क्या ना, बच्चों का बहुत डिमांड था कि सर हम टेस्ट कहां से दें, और अलग अलग परीक्षाओं के लिए, कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, कोई यूपीपीएससी की तैयारी कर रहा है, कोई अलग अलग स्टेट में पीएससी की तैयारी कर रहा है, कोई वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहा है। तो मैं कह रहा हूं दोस्तों आप एक मौका दीजिए, आइए study91 के प्लेटफॉर्म पर, इस प्रो वाले प्लेटफॉर्म पर, जहां आपको क्या मिलता है, मॉक टेस्ट मिलता है, सेक्शनल टेस्ट मिलता है, प्रीवियस ईयर पेपर मिलता है और करंट अफेयर की टेस्ट मिलते हैं। सारे टेस्ट आपको मिलता है बिल्कुल कम प्राइस पे। आप एक बार आके चेक तो करो, कुछ चीजें यहां पर फ्री दी गई हैं, तो पहले फ्री वाली चीजें यूज करो, बाद में आप पेड ज्वाइन करना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सीधे अपने मुद्दे पर आते हैं। अगला सवाल दोस्तों प्री परीक्षा 2016 में पूछा गया सवाल है, और ये इकोनॉमिक्स का सवाल है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना, यहां पर बताना कि कौन सा योजना किस सन की योजना है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, स्वर्ण जयंती शहरी स्वरोजगार योजना, जवाहर रोजगार योजना और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, ठीक है। कौन सी योजना किससे संबंधित है आपको बताना है, आइए देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों जवाहर रोजगार योजना, क्योंकि सबसे पहले दोस्तों जवाहर रोजगार योजना ही आई थी। और कब आया था दोस्तों, 1989 में। कब आया था दोस्तों, 1989 में सबसे पहले जो जवाहर रोजगार योजना आया था। तो आप यहां पे क्या कर लेंगे, ए का 2 कर लेंगे, ठीक है, सॉरी सी का 2 कर लेंगे। जवाहर रोजगार योजना यहां पर है तो सी का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसी तरह से यहां ध्यान देंगे शहरी रोजगार योजना, यहां याद करेंगे ग्राम रोजगार योजना। तो मुद्दे की बात यह है कि पहले शहरी रोजगार योजना आया था, बाद में योजना गांव तक पहुंची थी, तब जाके ग्राम रोजगार योजना आया। तो स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना कब आया था, ये 97 में आया था, 1997 में। और स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना ये आया था 1999 में। 1999 वही साल है जब गांव के लिए दोस्तों केसीसी भी आया था। केसीसी कौन बनेगा, करोड़पति नहीं, केसीसी मतलब किसान क्रेडिट कार्ड। क्या आया था दोस्तों, किसान क्रेडिट कार्ड योजना दोस्तों याद रखेंगे। और ये अगर 95 के वाले बीच में आप पढ़ेंगे दोस्तों, तो यहां पर मिड डे मील कार्यक्रम भी आया था। ये भी परीक्षा में खूब पूछा जाता है, मिड डे मील कार्यक्रम, मिड डे मील कार्यक्रम। ये कब आया था दोस्तों, 1995 में यह कार्यक्रम आया था। उसी तरह से राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब आया दोस्तों, तो आया 2005 में, ठीक है, यह आया 2005 में। तो आइए मैचिंग करा लीजिए, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005 में हो गया। पहले शहर वाला आया, बाद में गांव वाला आया। तो शहर वाला क्या रखेंगे 97 में, और गांव वाला कहां रखेंगे 99 में, ठीक है। तो क्या बनेगा दोस्तों आपका उत्तर, पहले का बनेगा 3, दूसरे का बनेगा 1, तीसरे का बनेगा 2 और चौथे का बनेगा 4। तो 3, 1, 2, 4 ये आप याद रखेंगे, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल सही जवाब। अक्सर करके कंफ्यूजन जो हमें होता है ना, ये शहरी और ग्राम वाले में होता, अब नहीं होगा। पहले योजना शहर में, भाई कहां पहुंचना आसान है, शहर में पहुंचना आसान है, गांव में पहुंचना कठिन है। तो पहले योजना शहर में आई, बाद में योजना गांव तक पहुंची। ऐसे करके याद रखेंगे, तब कंफ्यूजन नहीं होगा। सारी बातें आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसी तरह से मनरेगा पूछता है, पहले नरेगा तो आया था, लेकिन नरेगा से मनरेगा 2009 में बना है। मैंने कई वीडियो में आपको बताया, तो उसको भी आप याद रखेंगे, ठीक है।
अगला सवाल दोस्तों पर्यावरण से संबंधित सवाल है और यह सवाल प्री परीक्षा 2016 में पूछा गया है। ठीक है, लिख रहा है जैव विविधता को परिभाषित किया जाता है। जैव विविधता को आप कैसे परिभाषित कर सकते हैं? जैव विविधता मतलब बायोडाइवर्सिटी की बात कर रहा है। ठीक है, जैव विविधता का अर्थ क्या दोस्तों? जैव विविधता को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी कहते हैं दोस्तों, ये आप याद रखिए। करा इसको कैसे परिभाषित कर सकते हैं? लिख रहा है किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की जो श्रेणी होती है वही बायोडाइवर्सिटी कहलाती है, या किसी पर्यावरण में रोजाना और मौसमी परिवर्तन को कहा जाता है। सुनिए, रोजाना मौसमी परिवर्तन को कहा जाता है, या एक प्रजाति की दूसरे प्रजाति से भिन्नता को कहा जाता है, या भौतिक घटकों का किसी पर्यावरण पर जो प्रभाव पड़ता उसे कहा जाता है। ज्यादातर बच्चों को पता है कि सबसे ज्यादा जैव विविधता भारत में पश्चिमी घाट पर पाया जाता है, पूर्वी हिमालय पर पाया जाता है, सुंदरवन के डेल्टा में पाया जाता है, लेकिन यह नहीं पता कि जैव विविधता कहते किसे हैं। हाँ, यह भी पता है कि जैव विविधता शब्द का प्रयोग पहली बार दोस्तों किसने किया। ये सब चीजें ठीक है, फिलहाल याद रखिए किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रकार की जातियों का एक साथ रहना क्या कहलाता है? बायोडाइवर्सिटी कहलाता है। इसका मौसम और रोजाना की मौसमी घटनाओं से, मौसम से संबंध नहीं, एक प्रजाति के दूसरे प्रजाति से संबंध नहीं है, भौतिक घटकों से संबंध नहीं। भौतिक घटक केवल प्रभावित कर सकते पर्यावरण को। ठीक है, तो यहां ऑप्शन नंबर 1 कीजिएगा। लिख रहा है सर्वप्रथम जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी जो शब्द था इसका प्रयोग दोस्तों किसने किया था? तो याद रखेगा उनका नाम था वाल्टर जी रोजेन। क्या नाम था दोस्तों? वाल्टर जी रोजेन। ठीक है, रोजेन। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले किसका प्रयोग किया? बायोडाइवर्सिटी का प्रयोग किया था, यह आप याद रखेंगे। सर्वाधिक जैव विविधता दोस्तों पाई जाती, कहां पाई जाती सर्वाधिक जैव विविधता? तो कई सारे लोकेशन है। पहले आप याद रखेगा दोस्तों पश्चिमी घाट, क्या याद रखेंगे? पश्चिमी घाट। या दोस्तों आप याद रखेगा पूर्वी हिमालय, पूर्वी हिमालय का सबसे पूर्वी हिस्सा जो है पूर्वी हिमालय। या फिर आप याद रखेगा सुंदरवन डेल्टा, हो सकता है परीक्षा में कहीं से कुछ भी दे दे। ठीक है, सुंदरवन डेल्टा। तो ये सब दोस्तों मुख्य रूप से एक तरह से हॉटस्पॉट हैं। इसके अलावा कई परीक्षा में कुछ अलग भी दे सकता है, जैसे दे सकता है उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन। क्या दे सकता है? उष्ण कटिबंधीय वर्षावन। देखिए जितना ज्यादा वर्षावन होगा, ठीक है, जितना ज्यादा वर्षा वाला क्षेत्र होगा उतना ज्यादा जैव विविधता पाई जाएगी, बायोडाइवर्सिटी उतना ज्यादा पाई जाएगी। विश्व में न्यूनतम जैव विविधता दोस्तों कहां पाई जाती है? सबसे कम जैव विविधता जो होती है दोस्तों ध्रुवों पर पाई जाती है। ठीक है, ध्रुवों पर याद रखेंगे। और सबसे, अगर इस हिसाब से देखेगा सबसे अधिक, तो याद रखेगा दोस्तों भूमध्य रेखा पर। ठीक है, भूमध्य रेखा पर होता क्या है? भूमध्य रेखा पर दिन रात बराबर होते हैं, तो सूर्य की किरण भी बराबर मिलती रहती है। ठीक है, अब ऐसे में होता क्या दोस्तों? ऐसे में भूमध्य रेखा पे एक दिक्कत होता है। दिक्कत क्या होता है दोस्तों? सबसे ज्यादा बारिश होता है। सबसे ज्यादा बारिश होगा तो जाहिर सी बात है जंगल जो होंगे सघन होंगे, इसलिए 0 डिग्री लाइन के 5 डिग्री उत्तर की तरफ और 5 डिग्री दक्षिण की तरफ जो वन पाए जाते हैं वो सघन वन पाए जाते हैं, और इसी कारण दोस्तों वहां जैव विविधता सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, ये भी कारण है। तो इस तरह से भी सवाल पूछा जा सकता है। तो आप ना आयोग के स्टाइल पर ध्यान दीजिए कि अगली बार आयोग आपसे किस किस स्टाइल में क्या क्या पूछ सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कृषि से सवाल दे रहे हैं। ये यूडीएलडीए का पेपर हुआ था प्री में 2016, उसमें दोस्तों पूछा गया सवाल है। ठीक है, और पूछा था सवाल कि मक्का में सफेद कली ये किस तत्व की कमी से होता है। ठीक है, मक्का में एक रोग होता है दोस्तों सफेद कली। ठीक है, ये किस तत्व की कमी से होता है? नत्रजन का मतलब दोस्तों नाइट्रोजन होता है। क्या होता है दोस्तों? नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन होता है, तो नाइट्रोजन की कमी नहीं दोस्तों। अब आता है कि जिंक, कॉपर या मैग्नीज, मक्के में बात करा दोस्तों। अच्छा, मक्का के बारे में एक सवाल ये भी आता दोस्तों, मक्का क्या है? याद रखेंगे वर्ष भर बोई जाने वाली फसल है। क्या दोस्तों? वर्ष भर बोई जाने वाली फसल कही जाती है। बोई जाने वाली फसल कही जाती है। परीक्षा में लाइन पूछता है। ठीक है, याद रखेंगे। मक्का दोस्तों कहां से भारत आया है? तो याद रखेंगे दक्षिण अमेरिका, या खाली आप अमेरिका का लीजिए, अमेरिका की दोस्तों फसल थी और अमेरिका से यह भारत है। जैसे चाय की खेती दोस्तों सबसे पहले चीन में होती थी, चीन से यह भारत आया। ठीक है, उसी तरह यहां पूछा कि मक्का में जो सफेद कली रोग है दोस्तों किसकी कमी से होता है? तो मैंने नत्रजन यानी नाइट्रोजन पहले हटा दिया। जो आपको राइट आंसर वो बताना है कि जिंक यानी जस्ता। अभी जिंक दिया ना, हो सकता है परीक्षा में क्या दे दे? जस्ता दे दे। कॉपर हो जाएगा, और कॉपर अलग हो जाएगा। कॉपर तो दोस्तों तांबा को कहा जाता है। ठीक है, या मैग्नीज, तो मैग्नीज कॉपर नहीं दोस्तों, जिंक यानी जस्ते की कमी से दोस्तों याद रखेंगे मक्का में सफेद कली होता है। ठीक है, अच्छा दोस्तों लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर क्या लगाया जाता है? जिंक की परत चढ़ाई जाती है। ये भी सवाल खूब आता है ना, लोहे को
जंग से बचाने के लिए, किससे? जंग से बचाने के लिए क्या किया जाता है दोस्तों? उस पे जस्ते का लेप लगाया जाता है, जस्ते का लेप लगाया जाता है। इस जस्ते के लेप को क्या कहते हैं दोस्तों? इसे कहते हैं यशद लेपन। क्या कहते हैं? यशद लेपन भी कहते हैं। ये सब याद रखेगा, बहुत अच्छे सवाल है। करा पौधों में जिंक की मात्रा की आवश्यकता होती है, कितनी मात्रा में? बहुत कम मात्रा में, यानी अल्प मात्रा में जिंक की आवश्यकता होती है, ठीक है, याद रखेंगे। लेकिन है कमी तो दोस्तों दिक्कत होगी। जैसे शरीर में विटामिन की मात्रा भी बहुत अल्प मात्रा में चाहिए, लेकिन अगर विटामिन की कमी से तमाम रोग होते हैं। आप विटामिन ए देख लो, रतौंधी रोग हो जाएगा, विटामिन बी देख लो, बेरी हो जाएगा, विटामिन सी देख लो, स्कर्वी हो जाएगा, विटामिन डी देख लो, रिकेट्स हो जाएगा, विटामिन ए ले लो, वर्णनता की कमी हो जाएगी, विटामिन के ले लो, रक्त का थक्का बनना खराब हो जाएगा, ठीक है, कम हो जाएगा, ये सारी चीजें। कर अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी में कमी हो सकती। जितना ज्यादा जल निकासी होगा, जल से नाइट्रोजन को क्या कर देगा? वह अलग कर देगा। तो ऐसी मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। जहां जल निकासी ज्यादा होगा वहां नाइट्रोजन की कमी होगी। नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए उपयोग किया जाता है, किसका इस्तेमाल करते हैं दोस्तों? तो इसीलिए अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल करते हैं। किसका? अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल करते हैं, या फिर यूरिया। किसका इस्तेमाल करते हैं दोस्तों? या फिर यूरिया का इस्तेमाल किया जाता है। यह सवाल भी आप याद रखेंगे, बढ़िया सवाल है, कृषि से पूछा गया सवाल है। पहले दोस्तों हम लोग एक चैप्टर करते थे साइंस टेक, उस साइंस टेक का सवाल समाप्त हो गया, तो अब वो वाला सवाल हम लोग नहीं करते हैं। उसकी जगह पे यूपी स्पेशल के 2 सवाल मैं करता हूं, ठीक है। तो मेंस परीक्षा 2017 में यूपी स्पेशल का सवाल पूछा गया, वो ध्यान से पढ़िएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करा जो कन्नौज है ना, यह इत्र का शहर कहा जाता है। क्या सही है? बिल्कुल सही भैया, कन्नौज को इत्र नगरी कहा जाता है, बच्चा जानता है, ठीक है। करा कन्नौज शहर के सभी निवासियों के यहाँ इत्र का उद्योग है। भैया ये संभव तो नहीं है, ठीक है। अब कहें सबके घर में इत्र का उद्योग है, नहीं, हाँ वहां इत्र का उत्पादन खूब होता है, वहां के इत्र दुनिया भर में बहुत फेमस है। लेकिन अब सबके घर में, सभी निवासियों के घर में इत्र का उद्योग है, तो कारण तो गलत हो गया, कथन सही होगा। तो सीधे क्या कहेंगे? कथन स्पष्टीकरण को हटाओ, सीधे कहो कि ए सही है और आर क्या है दोस्तों? गलत है, ठीक है। मुद्दा तो समझ में आ गया ना। बस ये सभी ना लिखा होता ना, ज्यादातर भी लिख देता तो भी काम चल जाता। ज्यादातर सभी में अंतर हो गया, सभी तो मतलब 100%, ज्यादातर कहता तो हम उसको 50% से ऊपर मान लेते हैं। लिख रहा उत्तर प्रदेश में इत्र के उत्पादन के लिए किसे जाना जाता है दोस्तों? तो याद रखिएगा, कन्नौज को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? कन्नौज को क्या कहा जाता है दोस्तों? कन्नौज को इत्र नगरी भी कहा जाता है। कर खुशबुओं के शहर के नाम से प्रसिद्ध है कौन दोस्तों? याद रखिएगा, कन्नौज प्रसिद्ध है। और दोस्तों कन्नौज में सबसे पहले इत्र का काम दोस्तों किसने शुरू किया था? तो याद रखिएगा, जहांगीर की पत्नी, जहांगीर की बेगम क्या नाम क्या था दोस्तों? नूरजहां। क्या नाम था दोस्तों? नूरजहां। इसी ने दोस्तों यहां पर कन्नौज में क्या किया था? इत्र नगरी के रूप में दोस्तों इसका विकास किया था। सबसे पहले इत्र के आविष्कार के लिए किसे जाना जाता है? नूरजहां को ही जाना जाता है। नूरजहां के पहले का नाम, बचपन का नाम क्या था दोस्तों? इसके बचपन का नाम था मेहरुन्निसा। क्या नाम था दोस्तों? मेहरुन्निसा, ठीक है। इसी का नाम क्या है? मेहरुन्निसा। इसके पिता और माता ने मिलकर एक काम किया था, ठीक है। लिख रहा उत्तर प्रदेश के इत्र एवं सुगंधित तेल उत्पादक प्रमुख जिले हैं। आप कन्नौज को छोड़िए, कन्नौज को छोड़ करके और कौन कौन से जिले हैं जहां पे इत्र का उत्पादन होता है? तो हम कन्नौज तो जान ही रहे हैं, लेकिन हमने कहा ना कन्नौज को छोड़ करके, ठीक है। कन्नौज को छोड़ करके कोई बच्चा बता सकता है कि कन्नौज को छोड़ करके और कहां पर इत्र का उत्पादन होता है? तो याद रखेगा, इत्र का उत्पादन हमारे जौनपुर में भी होता है। नहीं पता होगा लोगों को, ठीक है। जौनपुर को पूर्व का सिराज भी कहते हैं, यहां सरकी राजवंश का शासन चला है। और इसके अलावा दोस्तों गाजीपुर भी याद रखेगा। किसे? गाजीपुर भी याद रखेगा। तो कन्नौज, जौनपुर और गाजीपुर 3 ऐसे जगह हैं जहां पर सुगंधित तेल एवं इत्र का प्रमुख उत्पादन किया जाता है, याद रखिएगा। आगे बढ़िए, मेंस परीक्षा 2017 का यह भी सवाल है दोस्तों, यूपी स्पेशल का। उत्तर प्रदेश में सिंगल विंडो क्लियरेंस विभाग, निम्नलिखित उद्देश्यों पर विचार कीजिए इस मामले में, ठीक है। सिंगल विंडो क्लियरेंस विभाग दोस्तों एक ऐसा डिपार्टमेंट बनाया गया जहां एक ही खिड़की से, एकल खिड़की कॉन्सेप्ट लाया गया और एक खिड़की से सभी तरह के सपोर्ट दिए जा रहे हैं। लेकिन किस मामले में? औद्योगिक अपशिष्ट प्रबंधन के मामले में नहीं, ये नहीं, औद्योगिक अनुमोदन के मामले में। आपको इंडस्ट्री से संबंधित किसी भी अनुमोदन की जरूरत है, किसी भी लाइसेंस की जरूरत है, वो आपको सिंगल विंडो से मिल जाएगा दोस्तों। एकल खिड़की जो बनाई गई सरकार के द्वारा ताकि उद्योगों का विकास हो सके, ज्यादा से ज्यादा उद्योग हमारे राज्य में लग सके, उसके लिए दोस्तों तो केवल 2 सही है। यहां अपशिष्ट प्रबंधन मत करेगा, अपशिष्ट तो दोस्तों कचरा से संबंधित हो गया, याद रखेंगे। तो सिंगल विंडो क्लियरेंस ये जो पूछ रहा दोस्तों, अच्छा ये भी पूछ सकता दोस्तों किसके लिए लगाया गया, ठीक है। तो याद रखेंगे रियल एस्टेट डेवलपर्स के लिए। किसके लिए दोस्तों? रियल एस्टेट
रियल इस्टेट डेवलपर्स, ठीक है, डेवलपर्स के लिए जो रियल एस्टेट का काम करते हैं, जमीन की खरीद बिक्री करते हैं, ये उनके लिए दोस्तों सिंगल विंडो क्लियरेंस लाया गया था उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, इसको याद रखेंगे। अगला सवाल दोस्तों विविध वाले चैप्टर से, जो कहीं नहीं आता उसको मैं विविध में रखता हूं, लिख रहा आरओ मेंस परीक्षा 2016 में पूछा गया सवाल है। नीचे दो कथन दिए गए हैं और आपको बताना यहां पर लिख रहा है कि अभिकथन है कि शिक्षा एवं संस्कृति के लिए सांस्कृतिक संसाधन एवं प्रशिक्षण केंद्र, जिसे सीसीआरटी कहते हैं, उसकी स्थापना 1969 में की गई थी, 79 में की गई थी, ठीक है, 69 के बाद 70 आता है, 69 हो जाएगा। 1969 मुंह से निकल गया तो सुनिए, 1969 में दोस्तों याद रखेंगे 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 14 बैंकों का क्या किया गया था दोस्तों? राष्ट्रीयकरण किया गया था। 1969 वही साल था जिस साल इसरो की स्थापना की गई थी। क्या की गई थी? इसरो की स्थापना। जबकि 1958 में डीआरडीओ की स्थापना हुई थी। किसकी स्थापना? डीआरडीओ, जो पढ़ते हैं 1958। 1969 वही साल है जिस साल नासा ने क्या भेजा था दोस्तों? चंद्रमा पर मिशन भेजा था। चंद्रमा पर पहली बार मानव ने पैर रखा था। मानव में दोस्तों सबसे पहले एक कुतिया ने पैर रखा था जिसका नाम था लाइका कुतिया का कदम सबसे पहले पड़ा था। उसके बाद नील आर्मस्ट्रांग का कदम पड़ा था। ये सारा बात याद रखें, ठीक है। चलिए आगे लिख रहा है सीसीआरटी का उद्देश्य शिक्षा एवं संस्कृति, शिक्षा को संस्कृति से जोड़ना था। क्या है? दोनों सही है। जी हां, ये दोनों सही है, लेकिन दोस्तों यहां पे देखिए स्थापना की बात कर रहा है, यहां दोस्तों उसके उद्देश्य की बात कर रहा है। तो आपको ये नहीं अब यहां पे थोड़ा सा डाउट हो जाता है कि यार ये व्याख्या दे रहा है कि नहीं दे रहा है। देखो व्याख्या आप कैसे पता करते हो? अगर दोनों कथन अलग अलग डायरेक्शन में हो, अलग अलग बातें कर रहे हो, तब दोस्तों ये होता है कि ए आर दोनों सही लेकिन स्पष्टीकरण सही नहीं। लेकिन अगर दोनों एक ही चीज को बता रहे हो, उसके स्थापना के बारे में, उसके उद्देश्य के बारे में, तब उस जगह पे आप स्पष्टीकरण को सत्य मान लीजिएगा। क्योंकि मैंने देखा कई सारे बच्चे ये करते हैं कि उस सही व्याख्या नहीं करता, तो ऐसा नहीं है। व्याख्या दे तो रहा है, सीसीआरटी के उद्देश्य के बारे में बता रहा है कि भाई शिक्षा को संस्कृति से जोड़ने के लिए सीसीआरटी को स्टार्ट किया गया था, ये है। अच्छा, सीसीआरटी जो बनाया गया दोस्तों, इसका मुख्यालय कहां पर है दोस्तों? अच्छा, इसका मुख्यालय भी और इसका रीजनल सेंटर भी है। रीजनल जो है मुख्यालय बनाया गया, तो जो मेन है दोस्तों वो यहां पर है। इसके अलावा दोस्तों जो इसके 3 क्षेत्रीय मुख्यालय बनाए गए वो दोस्तों कहां पर? जो क्षेत्रीय मुख्यालय है दोस्तों, पहली बात याद रखेगा पश्चिम में, दक्षिण में, ठीक है, पश्चिम और दक्षिण, ठीक है। अगर आप दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली तो देश के मध्य में हो जाएगा, लेकिन पश्चिम और दक्षिण मुख्यालय जो है दोस्तों, ये पश्चिम वाला उदयपुर में है, दक्षिण वाला दोस्तों हैदराबाद में है, और पूरब न दे करके दोस्तों अगला मुख्यालय दिया गया पूर्वोत्तर में। कहां पर दिया गया? पूर्वोत्तर में। अब पूर्वोत्तर में कहां पर दोस्तों? तो याद रखेंगे गुवाहाटी कहां दोस्तों? असम में। गुवाहाटी कहां है? असम में। ये दोस्तों पूर्वोत्तर का मुख्यालय, बाकी दिल्ली है, ये तो उत्तर भारत को संभाल लेता है, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों हो सकता है इसके बारे में पूछिए। सीसीआरटी के बारे में बता रहा है, और सीसीआरटी की स्थापना तो आपके प्रश्न में दोस्तों इसका स्थापना दिया 1979 में दोस्तों इसकी स्थापना किया गया था। इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। तो कितने ऐसे बच्चे हैं जो चाहेंगे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना? देखिए आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कीजिए, आप स्टडी 91 की किताबें लीजिए, जो हमारी सुपर सेलिंग बुक है दोस्तों, ये आपकी अपनी हिंदी की किताब है, ठीक है। शानदार बुक है, हर परीक्षा के लिए इसी तरह से अलग अलग सब्जेक्ट वाइज हम अलग अलग किताबें बना रहे हैं। तो मौका दीजिए, आप आके चेक कर लिया करिए कि स्टडी 91 के वेबसाइट पर, एप्लीकेशन पर कौन कौन सी किताबें अपडेट हुई है। कहीं कुछ जानकारी चाहिए, कहीं कुछ भी आपको लेना हो, किताब लेना हो, कोर्स लेना हो, टेस्ट सीरीज लेना हो, कहीं किसी भी तरह की दिक्कत है, तो आप ये नंबर दोस्तों नोट कर लो, 6350099191। इस नंबर पर कॉल कर लो या इस नंबर पर सीधे व्हाट्सएप से हमसे जुड़ जाओ कि सर ये समस्या है, ये चीजें जाननी है, कहीं कोई भी दुविधा परेशानी हो तो आप इस नंबर पे कॉल करो दोस्तों, आपको पूरा सपोर्ट अवेलेबल कराया जाएगा, ठीक है। चलिए इसी के साथ दोस्तों आज का सेशन समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं अच्छा लगा होगा तो प्लीज आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तभी आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, नहीं तो समस्या रहेगा। मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।